आपको बताएं कि अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही की गिरफ्तारी का केस है। आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक जेल से परवेज इलाही को लेकर कल अदालत में पेश होंगे। कोई ये समझ रहा है कि कार्रवाई खत्म हो जाएगी तो ये उसकी भूल है, अदालत के रिमार्क्स। इसी पर हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद इशफाक ने। जी इशफाक से भी राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही की गिरफ्तारी का केस है और आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक जेल से परवेज इलाही को लेकर कल अदालत में पेश हों। कोई ये समझ रहा है कि कार्रवाई ख़त्म हो जाएगी तो ये उसकी भूल है, अदालत के ये रिमार्क्स हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, अदालत के ये रिमार्क्स हैं। कोई ये समझ रहा है कि कार्रवाई ख़त्म हो जाएगी तो ये उसकी भूल है, अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही की गिरफ्तारी का ये केस है और आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक जेल से परवेज इलाही को लेकर कल अदालत में पेश होंगे। कोई ये समझ रहा है कि कार्रवाई ख़त्म हो जाएगी तो ये उसकी भूल है, अदालत के ये रिमार्क्स हैं। चौधरी परवेज इलाही जिस्मानी रिमांड पर नैब की हिरासत में नहीं है। नैब जिस्मानी रिमांड के दौरान ही हाईकोर्ट के हुक्म पर परवेज इलाही को रिहा कर दिया गया। परवेज इलाही के रिहा होने से तफ्तीश का अमल रुक गया। नैब ने चौधरी परवेज इलाही की रिहाई से मुतल्लिक रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करवा दी है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमान नूर से। जी नुमान। जी, एहतसाब अदालत ने जो है वो नैब ने चौधरी परवेज इलाही की रिहाई से मुतल्लिक रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करवा दी है, जबकि रिपोर्ट में यह तहरीर किया गया है कि चौधरी परवेज इलाही जिस्मानी रिमांड पर नैब की हिरासत में नहीं है। जबकि एहतसाब अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले किया था। नैब जिस्मानी रिमांड के दौरान ही हाईकोर्ट के हुक्म पर परवेज इलाही को रिहा कर चुका है, लिहाजा नैब की जो रिपोर्ट है वो अदालत में पेश की गई है और हाईकोर्ट ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया था। परवेज इलाही के वकील ने परवेज इलाही की कानूनी हैसियत को हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, जबकि परवेज इलाही की रिहा होने से तफ्तीश का अमल रोक दिया गया है। नैब रिपोर्ट में तहरीरी जवाब अदालत में जमा करवाया गया है। एहतसाब अदालत के जज नसीम अहमद विरक की अदालत में ये रिपोर्ट जमा कराई गई है, जहाँ पर अदालत ने इस केस पर समाअत की है और अदालत ने आइंदा समाअत पर इसकी तफसीली रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। जबकि साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को एहतसाब अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले करने का हुक्म जारी किया था, जो कि जिस्मानी रिमांड आज मुकम्मल हुआ। जिसके बाद आज नैब ने चौधरी परवेज इलाही को अदालत में पेश करना था, लेकिन चौधरी परवेज इलाही जो है वो हाईकोर्ट के हुक्म के बाद रिहा किया गया था उनको इस केस में, लिहाजा आज अदालत में पेश ना किया गया, जबकि तहरीरी रिपोर्ट नैब की जानिब से एहतसाब अदालत में पेश की गई है। ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया। खबर दें आपको, नवाज शरीफ का इस्लामाबाद के बजाय लाहौर लैंड करने का फैसला है। नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को लंदन से लाहौर के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए खसूसी परवाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मरकजी क़यादत को इस्तकबाल के लिए टास्क सौंप दिए हैं। चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज इस्तकबाली मालूमात की निगरानी करेंगी। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। नवाज शरीफ का इस्लामाबाद के बजाय लाहौर लैंड करने का ये फैसला है। नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को लंदन से लाहौर के लिए रवाना होंगे, जबकि नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए खसूसी परवाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मरकजी क़यादत को इस्तकबाल के लिए टास्क सौंप दिए हैं। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। नवाज शरीफ को इस्लामाबाद के बजाय लाहौर लैंड करने का ये फैसला है। वासा अफसरान के लिए हाल ही में ख़रीदी गई गाड़ियां ख़राब हो गई हैं। वासा अफसरान की नई गाड़ियां मरम्मत करवाने के लिए 26 लाख रुपए खर्च होंगे। वासा अफसरान को नई सिंगल कैबिन और डबल कैबिन गाड़ियां दी गई हैं, जबकि एमडी वासा ने गाड़ियां मरम्मत करवाने के लिए फ़ंड्स की इजाज़त दे दी है। इसी पर बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। आज ये वासा अफसरान की जानिब से एमडी वासा को सज़ा की गई है कि इनके ज़ाती इस्तेमाल की और जो सरकारी गाड़ियाँ हैं खराब हो चुकी हैं और अब इनको लश-पश करवाने की जरूरत है। तो वासा अफसरान की नई गाड़ियां मरम्मत करवाने पर 36 लाख रुपए की लागत आएगी। वासा के अफसरान को हाल ही में नए सिंगल कैबिन और डबल कैबिन गाड़ियां दी गई थी, ताहम वासा अफसरान ने एमडी वासा को गाड़ियां खराब होने से मुतल्लिक आगाह कर दिया है, जिसके बाद एमडी वासा ने गाड़ियां मरम्मत करवाने की मंजूरी भी दे दी है, जिसमें डायरेक्टर निस्टर टाउन के जेरे इस्तेमाल डबल कैबिन गाड़ी को ठीक करने के लिए 3,44,000 रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा एमडी वासा के जेरे इस्तेमाल जो करोला गाड़ी है वो 2,82,000 रुपए से मुरम्मत होगी, जबकि एमडी वासा के ही ऑफिस में पूल पर मौजूद
سزوکی بلان ڈبہ پر بھی 2,48,000 روپے خرچ آئے گا۔ اس کے علاوہ ڈائریکٹر P&E کے ذیلی استعمال ڈبل کیبن کو بھی خوبصورت بنانے کے لیے 2,72,000 روپے سرکاری خزانے سے خرچ ہوں گے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر PHS کے زیر استعمال کرولا گاڑی کو نیا پینٹ کیا جائے گا اور گاڑی کی پینٹنگ کے لیے 3,91,000 روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جبکہ واسا کی ورکشاپ 2 میں انجن 5,56,000 روپے اور واسا CMC کے زیر استعمال 2 واٹر ٹینکر 2,65,000 اور 2,50,000 روپے بل ترتیب سے مرمت کیے جائیں گے۔ MD واسا کی جانب سے یہ 4 افسران کی گاڑیاں مرمت کروانے کے لیے 26 لاکھ روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ۔ کسٹم سے انٹیلیجنس کی نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ماہ اگست میں 18 کروڑ سے زائد مالیت کی 47 نان کسٹم پیڈ گاڑیاں پکڑی گئی ہیں۔ نمائندے راہیل علی ایڈیشنل ڈائریکٹر رضوان بشیر کے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات جانتے ہیں۔ جی راہیل۔ کسٹم انٹیلیجنس کی جانب سے نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کا استعمال کا جو ہے وہ حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے، اس حوالے سے بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا اور ماہ اگست میں جو ہے وہ 47 نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جو ہیں وہ قبضے میں لی گئی ہیں، جن کی مالیت جو ہے وہ 147 ملین جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ڈائریکٹر انٹیلیجنس رضوان بشیر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ اسمگلنگ کو روکنے کے لیے کیا جو ہے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اگست کے مہینے میں ہم نے 47 گاڑیاں پکڑی ہیں، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ اس سے پہلے کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی ہم نے ہی قائم کیا تھا، وہ 30 گاڑیوں کا تھا فیبرری 2023 میں۔ ایون اس مہینے میں بھی 30 کروڑ سے زائد کی جو اسمگل گوڈز اینڈ وہیکلز ہم نے پکڑی ہیں۔ وہ لوگ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں استعمال کریں، ان کے خلاف بھی کوئی قانونی کارروائی کی جا رہی ہے یا ان کے خلاف بھی کوئی قانونی کارروائی کی جاتی ہے؟ اگر تو کوئی اسمگلنگ کا نیٹ ورک چلا رہا ہے اور وہ اس نیٹ ورک یعنی ان کو اسمگلنگ گاڑیوں کو لینے دینے بیچنے میں ملوث ہے تو اس کو تو ہم بالکل نہیں چھوڑتے، اس میں ہم FIR بھی کاٹتے ہیں، کرمنل پروسیڈنگ بھی انیشیٹ کرتے ہیں، اریسٹ بھی کیے۔ ایون ہم نے اپنے کئی انفارمر اور امپرسونیٹر جو ہیں جن کو اریسٹ کیا ہے پچھلے 1 سال کے اندر، 10-12 لوگ وہ ہیں، جو ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر IB بنا ہوا، ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر کسٹم انٹیلیجنس بنا ہوا تھا، وہ انسپیکٹر بنا ہوا تھا، کچھ ہمارے سپاہی بنے ہوئے تھے اور وہ گاڑیوں کے لین دین میں تھے، ان سب کو ہم نے اریسٹ کیا۔ اسمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کسٹم انٹیلیجنس جو ہے وہ مؤثر کارروائی کر رہی ہے اور اب جو ہے وہ اسمگلروں کے خلاف جو ہے وہ کارروائیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ کسٹم انٹیلیجنس نے ریکارڈ میں آیا تھا، گاڑیاں جو ہے وہ ضبط کی تھی اور ماہ اگست میں جو ہے اس ریکارڈ کو مزید بہتر کر کے 47 گاڑیاں جو ہیں وہ پکڑ لی ہیں۔ جی ٹھیک ہے راہیل، بہت شکریہ۔ خبر دیں آپ کو، پنجاب یونیورسٹی ملازمین کو آج بھی تنخواہیں نہ ملی۔ گریڈ 17 اور اوپر کا ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف تنخواہوں سے محروم ہے۔ جنرل سیکرٹری اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن ڈاکٹر امجد مکسی کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی غفلت کے باعث ملازمین کی تنخواہیں لیٹ ہو رہی ہیں۔ پنجاب حکومت معاملے کا نوٹس دے، تفصیلات جانتے ہیں عاطف پرویز سے۔ جی عاطف۔ جی بالکل، اس وقت ہم پنجاب یونیورسٹی میں موجود ہیں اور پنجاب یونیورسٹی کے گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کو پچھلے ماہ کی سیلری جو ہے ابھی تک نہیں ملی۔ آج 4 اگست ہو چکی ہے اور ابھی تک جو ملازمین ہیں وہ تنخواہوں کے منتظر، اس کے ساتھ ساتھ پینشنرز کو پینشن بھی نہیں جاری کی گئی۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر امجد مکسی، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ گزشتہ 3-4 ماہ سے سیلری جو ہے وہ لیٹ ہو رہی ہے۔ یہ بہت میں سمجھتا ہوں بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان اور پنجاب کی سب سے بڑی جو جامعہ ہے اور جس کا 16 ارب سے زائد کا بجٹ ہو، تو اس کے جو اساتذہ ہیں خاص کر آج 4 ستمبر کے بعد جو ہے وہ اپنی تنخواہوں سے جو اپنی حق حلال کی ان کے اہل خانہ اور بچے جس طرح اور جو مہنگائی کی رفتار جس تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس میں پھر ان کو تنخواہیں نہ ملنا، پینشنرز کو ٹائم پہ پینشن نہ ملنا، تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے جس کی بہت جو ہے نا مذمت کی جاتی ہے۔ آپ کو براہ راست لیے چلیں، صدر راجیو بینی اور نائب صدر راجیو شکلا PC ہوٹل میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اور جگہ اشرف صاحب ہمارے ہیں یہاں پہ اور ہمارے تعلقات جو ہے پھر کی دنیا میں جو ہے وہ پرانے تعلقات ہیں، مصر سے بہت پرانے تعلقات ہیں، وہ انشاءاللہ تعلقات اچھے بنے رہیں۔ ایک منٹ راجیو صاحب پلیز ہیو اے ورڈ۔ Good afternoon. My name is Roger Beni from the BCCI, and I'm very pleased to be back in Pakistan. My last visit to Pakistan was in 2005 when we worked with the Pakistan fast bowlers for the Asian Cricket Council. And
It's been a very welcome trip. We thank you, sir, for inviting us over, and we are here to come and watch the matches, to watch Pakistan play Afghanistan tomorrow, and a few more games in the future. Thank you very much. Say a few words. Yes, Jaga sir, please. Jaga sir, you. Okay. This is how the media wants. It's a great moment. I would like to welcome Roger Binny and Rajiv Shukla Sahab to Pakistan. और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनवाइट भी किया था और इनका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये इधर आए और हमारी दावत पर हमारा दिल बढ़ाने के लिए एशिया कप की जो शुरुआत है उसमें शिरकत कर रहे हैं। और इसी तरह ही बोर्ड्स ममालिक के ताल्लुकात बेहतर होते हैं। हमने दावत दी है, इन्होंने मेहरबानी की है, ये हम ये करेंगे तो हम भी इसी तरह इनको गर्म जोशी से इस्तकबाल करेंगे। एंड इंशाल्लाह वी विल ग्रो टुगेदर। जी पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस विल ग्रो और इंशाल्लाह ताला our cricket relation will grow। आंसर नहीं आप चाहते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? चलो पूछ लें। या हाँ एनी क्वेश्चन? हाँ नहीं, पाकिस्तानी फैंस के लिए है कि क्रिकेट का मजा लो, इतने अच्छे मैच हो रहे हैं, मैच का मजा लो, क्रिकेट एंजॉय करो। खबर दें आपको, लाहौर हाईकोर्ट के फुल कोर्ट इजलास ख़त्म। इजलास की सदारत चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने की है। सीनियर जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान, जस्टिस शुजात अली ख़ान और दीगर की शिरकत हुई है। साइलिन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने से मुतल्लिक़ इक़दाम पर गौर किया गया है। इस वक्त आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट का फुल कोर्ट इजलास ख़त्म हो गया है। इजलास की सदारत चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने की है। सीनियर जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान, जस्टिस शुजात अली ख़ान और दीगर की शिरकत हुई है। साइलिन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने से मुतल्लिक़ इक़दाम पर गौर भी किया गया है। इस वक्त आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट के फुल कोर्ट इजलास ख़त्म हो गया है और इजलास की सदारत चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने की है। सीनियर जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान, जस्टिस शुजात अली ख़ान और दीगर की शिरकत भी हुई है और साइलिन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने से मुतल्लिक़ इक़दाम पर गौर भी किया गया है। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं। साइलिन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने से मुतल्लिक़ इक़दाम पर गौर किया गया है। मंशियात फरोशों को सहूलतकारी फराहम करने वाले पुलिस अफसरान का मामला है। पुलिस अफसरान के मुलव्वस होने की तफ्तीश में अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं और एंटी नारकोटिक्स यूनिट का हेड मज़हर इकबाल अरबों रुपए की जायदाद का मालिक निकला है। मज़हर इकबाल के असासों की तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। इसी पर हमें ज्वाइन किया है मुजाहिद लतीफ़ ने। तफसीलात जानते हैं। जी मुजाहिद। हाँ जी बिल्कुल, मंशियात फरोशों को सहूलतकारी फराहम करने वाले पुलिस अफसरान के मामले में अहम पेशरफ्त जो है वो सामने आई है। नारकोटिक्स यूनिट का हेड जो साबिक डीएसपी और मौजूदा इंस्पेक्टर है और अरबों रुपए की जायदाद का मालिक निकला है। पुलिस अफसरान के मंशियात में मुलविस होने की तफ्तीश में अहम इंकशाफात जो सामने आए हैं। साबिक एसएचओ शादरा सगीर मेतला 1 करोड़ 25 लाख रुपए कैश रिश्वत लेना उसका साबित होता है। सगीर मेतला ने 15 तोले सोना, M4 राइफल, जर्मन साख्ता पिस्तौल बतौरे रिश्वत अपने पास रखी है। तफ्तीशी टीम के जराए हमें इस बात का इंकशाफ करते हैं। मुलजिम एसएचओ सगीर मेतला ने एक ड्रोन मंशियात फरोशों को वापस भी किया। मुलजिम को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश जो है वो जारी है और डीएसपी मज़हर इकबाल अबूरी जमानत पर है। मज़हर इकबाल ने 7 करोड़ रुपए का गबन किया। तफ्तीशी टीम के जराए हमें इस बात का दावा करते हैं। मुलजिम मज़हर इकबाल के असासे अरबों रुपए मालियत के हैं और मज़हर इकबाल के असासों की तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। जी ठीक है मुजाहिद, ये बताएं कि कानून के रखवाले अगर ये काम करना शुरू होंगे तो आम आवाम का क्या बनेगा? देखें जी, ये सिर्फ कानून के रखवाले नहीं हैं बल्कि जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं और नौजवान नस्ल को नशे जैसी लानत
میں لگنے والے جو منشیات فروخت کرنے والے لوگ ہیں ان کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں، اور پولیس حکام اس بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی سزا اور ان کا قصور بھی یہی ہے جیسے کہ منشیات کو فروخت کرنے والے لوگ ایک بڑا جرم کرتے ہیں اور ان کے سہولت کار بھی اسی سزا کے مستحق ہیں۔ تو یقیناً یہ ایک کے بعد دوسرا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھلا۔ پہلے نظر اقبال کا پنڈورا باکس کھلا کہ منشیات فروخت کرنے والوں کہ وہ سہولت کار نکلے، اس کے بعد سابق SHO شاہدرہ صغیر نکلا، اس سے بڑے منشیات فروشوں کے سہولت کار نکلے جنہیں گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے مجاہد، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ عالمی یوم حجاب جماعت الاسلامی حلقہ خواتین کا مسجد شہداء مال روڈ پر خواتین کے تحفظ کے لیے واک کا اہتمام ہے۔ خواتین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے ہیں۔ واک کی قیادت جماعت الاسلامی کی مرکزی رہنما سمیہ راحیل قاضی نے کی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زین سے۔ جی زین، بتائیے گا۔ جی بالکل، دنیا بھر کی طرح لاہور میں بھی جماعت اسلامی کے زیر اہتمام عالمی حجاب کے دن کے موقع پر خواتین کے تحفظ کے لیے جو واک کی جا رہی ہے، جس میں جماعت اسلامی خواتین کی بڑی تعداد جو ہے وہ شریک ہے، ہاتھ میں پلے کارڈز اٹھائے رکھے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کی مرکزی رہنما سمیہ راحیل قاضی صاحبہ موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ میڈم آپ بتائیے گا کیا مقصد ہے واک کا؟ حجاب ریلی ہم 2004 سے 4 ستمبر 2004 سے منا رہے ہیں، اور معاشرے میں اسی لیے اس کو عام کیا جا رہا ہے تاکہ معاشرے میں عورت محفوظ ہو، مرد محفوظ ہو، خواجہ سرا محفوظ ہو۔ قرآن کریم میں جہاں پہ بھی حجاب کے احکامات آئے ہیں اس میں مردوں کو سب سے پہلے مخاطب کیا گیا ہے تاکہ معاشرے کا جو صورت گر ہے مرد اس کے اندر حجاب کے رویے عام ہوں گے تو معاشرہ محفوظ ہوگا، مرد خود بھی محفوظ ہوں گے، عورت بھی محفوظ ہوگی۔ آج جو ہمارے یونیورسٹی کیمپسز میں، ہمارے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر جو حالات ہیں اس میں حجاب کے رویوں کی آج جتنی ضرورت ہے پہلے شاید کبھی بھی نہیں تھی۔ جی بالکل، جماعت اسلامی کی مرکزی رہنما سمیہ راحیل قاضی صاحبہ کی آپ نے بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ اس کا مقصد واک کا مقصد خواتین میں حجاب کو جو ہے وہ عام کرنا ہے۔ جماعت اسلامی خواتین کی بڑی تعداد جو ہے اس واک میں شریک ہے۔ 2014 سے یہ واک کا جو ہے اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس احتجاج میں جو واک میں جو ہے وہ خواتین ہاتھ میں خواتین کے تحفظ کے لیے پلے کارڈز بھی اٹھائے رکھے ہیں۔ جی ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ۔ پنجاب ورکرز ویلفیئر بورڈ میں زیر التوا 668 کیسز پر رقم کا اجرا کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر ابراہیم مراد کا کہنا ہے کہ 70 کروڑ روپے جمع کرنے پر 1 ماہ کی پیشگی تنخواہ بطور انعام دی جائے گی، جبکہ رواں مالی سال ایکسائز ڈیوٹی وصول کا ہدف 76 کروڑ روپے مقرر کیا جائے گا۔ اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے زین العابدین نے۔ جی زین۔ یہ پنجاب ورکرز ویلفیئر بورڈ میں زیر التوا مائن ورکرز ویلفیئر گرانٹ کے 668 کیسز پر رقم کا اجرا بذریعہ چیک کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے نگران صوبائی وزیر معدنیات ابراہیم مراد کا کہنا ہے کہ 70 کروڑ روپے جمع کرنے پر محکمہ کے تمام عملے کو 1 ماہ کی پیشگی تنخواہ بطور انعام دی جائے گی۔ رواں مالی سال معدنیات پر ایکسائز ڈیوٹی کی وصولی کا ہدف 76 کروڑ روپے مقرر کیا گیا ہے۔ کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے انتھک کانکن مزدوروں کی کم از کم ماہانہ اجرت 25,000 سے بڑھا کر 32,000 روپے مقرر کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مائنز ویلفیئر پنجاب کا رواں مالی سال 2023-24 کا جو میزانیہ ہے وہ 1 ارب روپے ہوگا، جس کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مائنز لیبر ویلفیئر ہسپتالوں کے آپریشن تھیٹر فعال کرنے کے لیے 2 کروڑ 80 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر معدنیات ابراہیم مراد کی جانب سے یہ خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ مزدوروں کے بچوں کے تعلیمی وظائف اور بنیادی سہولیات کی فراہمی اور دفتری معاملات کی شفافیت کو یقینی بنایا جائے۔ ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ۔ ڈی سی لاہور کا داتا گنج بخش ٹاؤن کا دورہ انسداد پولیو انتظامات کا جائزہ لیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنرز اور سی او ہیلتھ، سی او ایجوکیشن کو خود مانیٹرنگ کا حکم دیا ہے، جبکہ خصوصی انسداد پولیو مہم 4 سے 16 ستمبر تک مخصوص علاقوں میں ہوگی۔ اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے عمران اکبر نے، تفصیلات جانتے ہیں۔ جی عمران۔ جی بالکل، پولیو کی خصوصی مہم کا آج پہلا دن ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے آج داتا گنج بخش ٹاؤن کا دورہ کیا ہے، پولیو انتظامات کا جائزہ لیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر سی او ہیلتھ اور سی او ایجوکیشن خود مانیٹرنگ کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اس والے سے خصوصی پولیو مہم 4 ستمبر سے 11 ستمبر تک محسوس علاقوں میں ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور عافیہ حیدر کا کہنا ہے کہ پولیو کے ماحولیاتی نمونے مثبت آنے پر 29 یونین کونسلز میں پولیو بچاؤ کی خصوصی مہم جاری ہے۔
जबकि 7 रोज़ा मुहिम में तकरीबन 2 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाने का हदफ है। पोलियो मुहिम में 6,360 टीमें फील्ड में काम कर रही हैं, जबकि पठान बस्तियों में पोलियो टीमों के साथ पश्तून ट्रांसलेटर भी तैनात किए गए हैं। पोलियो वर्कर्स को इनकारी और बंद मिलने वाले घरों पर खसूसी तवज्जो देंगे। वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे जरूर पिलाएं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने शहरियों से ये भी अपील की है कि पोलियो के 2 कतरे आपके बच्चों को जिंदगी भर की महरूमी से बचा सकते हैं। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। और अब आपको बराह रास्त लिए चलें। गवर्नर पंजाब अलीगौर रहमान लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Choosing such an important topic and for such an important subject for this conference and for this get-together. You know, when we come together in conferences, in the meetings, we deliberate on certain things, there is always a way forward, and that during those moments helps us think about new avenues. And in our busy life, when we do our routine chores and works and errands, finding time out and come together, we start to think about new avenues. And it is indeed a responsibility of the Chamber and the leadership of the Chamber to provide its members into insights and into possibilities and into opportunities which the world has to offer. Now, especially at this juncture, when Pakistan is going through extraordinary times, after a lot of turbulence, I don't want to go into details, but we are at a point then when we see rupee devalued in a big manner, and we see the local economy had slowed down. We have seen that Pakistan in 2022 was about to declare default, and many of the economic experts and economic analysts had predicted that Pakistan actually had defaulted back then, and just a mere announcement was to be made. So it was a wonderful comeback from times when we were about to default, and now we are heading towards new avenues and new opportunities. Every challenge has its own opportunity, and it gives you a chance. But it gives chance to those who persevere, who stand tall, and who don't give up hope. A few days ago, I was talking to some businessmen, and they were telling me that when the local economy slowed down, they had surpluses of their products. They had 2 options, either to shut down their industrial plants or to look into exports. And going into exports was not easy for them. It required improving. और अब आपको बताएं, लाहौर और रावलपिंडी के मखसूस इलाकों में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। 7,87,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। लाहौर की 29 यूनियन काउंसिलों में 2,11,000 बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। मुहिम को इवेंट रिस्पॉन्स का नाम दिया गया है। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट थी। इंसदाद पोलियो के 2 कतरे पिलाओ, बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाओ। लाहौर और रावलपिंडी के मखसूस इलाकों में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। इस मुहिम को इवेंट रिस्पॉन्स का नाम दिया गया है। मुहिम के दौरान मजमूई तौर पर 7,87,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। लाहौर में 2,11,000 बच्चे पोलियो वैक्सीन से मुस्तफीद होंगे। रावलपिंडी में 5,76,000 बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। इंसदाद पोलियो मुहिम में 7,400 से ज्यादा वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। लाहौर की 29 यूनियन काउंसिल्स में इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू की गई है। इंचार्ज इंसदाद पोलियो प्रोग्राम खिजर इकबाल का कहना है कि मुहिम का मकसद वायरस के फैलाव को रोकना है। मुहिम 7 रोज तक जारी रहेगी। हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए पुरज़्म है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का सांदा का दौरा है। सांदा रोड और मलिका इलाकों में सफाई और सीवरेज का जायजा लिया है। कमिश्नर लाहौर ने आउटडोर और इंडोर डेंगू टीमों के रिकॉर्ड को चेक किया है। अरसा दराज से पड़े बिजली के खंभों को फौरी हटाने का हुक्म भी दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का सांदा का दौरा है और सांदा रोड और मलिका इलाकों में सफाई और सीवरेज का जायजा भी लिया है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है इमरान अकबर ने। तफसीलात जानते हैं। जी इमरान। हाँ जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने इंसदाद डेंगू सर्विलेंस
मॉनिटरिंग व मुस्बत केस रिस्पॉन्स चेक के लिए सांदा का दौरा किया है, जबकि कमिश्नर और मोहम्मद अली रंधावा ने सांदा रोड अकब एमयू कॉलेज मोहल्ले का भी दौरा किया, सफाई व सीवरेज का जायजा लिया। सीओ हेल्थ के ने कमिश्नर लाहौर को ऑन स्पॉट ब्रीफिंग दी, जबकि कमिश्नर लाहौर ने लेस्को PHA LWMC और महकमा सेहत की टीमों को भी हदायत जारी कर दी। इस हवाले से कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि इंसदादे डेंगू मुहिम की कामयाबी के लिए सफाई नागजीर है। डेंगू सर्विलेंस और सफाई साथ साथ करेंगे, जबकि इस वाले से खंभों के साथ झाड़ियों और मलबे को फौरी खत्म करवाया जाए। PH और MCL पर कार्रवाई करें, LWMC सफाई शुरू करे, पूरे से बड़े कंटेनर को बाकायदगी से खाली किया जाए। वासा LWMC जिले इंतजामिया MCL को सफाई और डेंगू के लिए मुश्तरका टीम काम करेगी। डेंगू केस रिस्पॉन्स पर नो कम्प्रोमाइज होगा। दरअसल पूरी इंसदादे डेंगू मुहिम पर कम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। इस वाले से डेंगू लार्वा मिलने पर पूरे इलाके में डेंगू सर्विलेंस हर सूरत की जाएगी। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। महंगाई का ग्राफ मजीद बुलंद होने लगा, सब्जियों और फलों की खरीदारी मुश्किल हो गई। पोल्ट्री मसनूआत के दाम भी पहुंच से बाहर हैं। अवाम कहते हैं महंगाई इंतहाई सतह पर पहुंच गई है, गरीब का कोई परेशान हाल नहीं। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। अवाम अशिया ज़रूरिया की कीमतों में उलझ कर रह गए। सब्जियों और फलों की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा होने लगा। सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियां मजीद महंगी। प्याज 8 रुपये इजाफे के बाद 80 रुपये फी किलो मुकर्रर। ओपन मार्केट में प्याज 120 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। टमाटर 5 रुपये किलो महंगे, सरकारी कीमत 85 रुपये फी किलो हो गई। मार्केट में 120 रुपये फी किलो तक वसूल किए जा रहे हैं। मटर की सरकारी कीमत 300 रुपये फी किलो है, तहम मार्केट में मटर 600 रुपये फी किलो तक बेचे जा रहे हैं। 4 फलों की सरकारी कीमतें भी बढ़ा दी गई। मार्केट में सेब काला कोलो 350, खजूर ईरानी 650 और आम 330 रुपये फी किलो में दस्तियाब हैं। केले दर्जा 2 में 140 रुपये फी दर्जन में मिल रहे हैं। अवाम कहते हैं महंगाई पर किसी की तवज्जो नहीं, सब्जी तक की खरीदारी भी मुश्किल हो चुकी है। हर चीज़ में इजाफा, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। पहले तो ये 400 रुपये का, अब तो 1000, 1200-1500 से ऊपर टप गया। अब तो खाना मुश्किल हो गया, एक टाइप का खाना बनाना बड़ा मुश्किल हो गया। गरीब बंदा कैसे खा सकता है? महंगाई इतनी हो गई है कि बंदा रोटी नहीं खा सकता, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी इंसान की ज़िंदा रहने की खाना पीना रोटी है। हालांकि हर चीज़ पाकिस्तान की होती है, गंदम चावल माशाल्लाह अल्लाह के करम से हर चीज़ होती है, लेकिन फिर भी आवाम को महंगी मिलती है। ब्रायलर 10 रुपये सस्ता होने के बाद भी 545 रुपये फी किलो है। फार्मी अंडे मजीद 1 रुपया महंगा होकर 302 रुपये फी दर्जन हो गए। मार्केट में अंडे 320 रुपये फी दर्जन में फरोख्त किए जा रहे हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। परवेज़ इलाही और मोनस इलाही के खिलाफ किकबैक्स लेने की इंक्वायरी में अहम पेशरफ्त हुई है। परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने के बाद मोनस इलाही के अकाउंट्स में मुल्की और गैर मुल्की भारी रकम जमा हुई है, जबकि परवेज़ इलाही और मोनस इलाही के खिलाफ किकबैक्स लेने की इंक्वायरी में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। नैब रिपोर्ट के मुताबिक परवेज़ इलाही की वज़ारत आला के दौरान उनके बेटे मोनस इलाही के अकाउंट्स में मुल्की और गैर मुल्की रकम जमा हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक मोनस इलाही के मुख्तलिफ अकाउंट्स में पाकिस्तानी 82 करोड़ से ज़ायद रकम जमा हुई है, जबकि 10,84,000 यूरोज़ भी जमा हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने के बाद मोनस इलाही के अकाउंट में 1 लाख पाउंड और दीगर करेंसी जमा हुई है। गुजरात में मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों के ठेकों के दौरान भी रकम मोनस इलाही के अकाउंट्स में जमा हुई है।